केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, इस दौरान लोगों के हित में लिए गए अनेक निर्णय। सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए बीजेपी आज से देश भर में चलाएगी विशेष संपर्क अभियान। कैथल में सांसद नायब सिंह सैनी ने केंद्र के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की प्रेस वार्ता। सरकार की नीतियां और योजनाओं से संबंधित उपलब्धियों की दी जानकारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हुए शामिल। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदेश की सभी हवाई पट्टियों पर मौजूद सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। 26 मई 2014 वो दिन था जब प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी। इसके 5 साल बाद 2019 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। अब केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि आज जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो मैं विनम्रता और कृतज्ञता से भर गया हूं। हर निर्णय लिया गया, हर कदम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित होता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में भव्य आयोजन कर रही है। एक तरफ जहां मोदी सरकार के मंत्री अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी आज अपना विशेष संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जो जून 30 तक चलेगा। इस दौरान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के अजमेर से एक बड़ी महारैली को द्वारा इस जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान देश भर में बीजेपी 51 बड़ी महारैलियां आयोजित करेगी, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 500 से अधिक लोकसभा स्तर पर भी सभाएं होंगी। इस अभियान के उद्देश्य में मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर आना है। कल एक जनसभा के महासंपर्क से शुरू कर एक महारैली द्वारा शुभारंभ करेंगे। इस तरह पूरे देश के अंदर 51 बड़ी महारैलियां होंगी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन रैलियों में रहेगा। इस सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित महासंपर्क, जिसके अंतर्गत 500 से अधिक लोकसभा स्तर पर सभाएं होंगी। देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 5 लाख विशिष्ट परिवारों से मिलकर संपर्क से समर्थन के आयोजन करेगा। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कैथल स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि देश में इस दौरान 390 नए विश्वविद्यालय, 7 आईआईएम और 7 आईआईटी खोले गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 23 लाख नौकरियों का सृजन किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनजर 23 नए एम्स का निर्माण किया गया है। देश के अंदर 7 नए आईआईएम खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर किया है। श्री योजना के तहत 14,500 स्कूल बेहतर बनाने का कार्य किया है। स्टार्टअप द्वारा 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन भी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के अंदर 3 गुना एम्स 23
एम्स बनाने का कार्य भी इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार किसान हितैषी सरकार है। इसी के चलते बजट में 5.5 गुना वृद्धि की गई है। साथ ही 11 करोड़ रुपए की राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में डाली गई है। करीब 23 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। किसानों को वैश्विक मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए डीएपी उर्वरक सब्सिडी में 561% की वृद्धि की गई है। 5.6 गुना ज्यादा वृद्धि बजट की करने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने की है। 11 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर हुआ है। हमारे किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड हैं। देश के अंदर 23 करोड़ किसानों को पहुंचाने का काम भी इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की 2 बड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि नांगल चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाना है। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गया है और जून तक पूरा होगा। इसके अलावा इंटरनल रेल यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जल्द ईपीसी टेंडर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के साथ साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर परियोजना के तहत हिसार में 1605 एकड़ भूमि पर आईएमसी विकसित किया जाना है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की सभी हवाई पट्टियों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फायर सिस्टम और हैंगर समेत विभिन्न सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने इन एयर स्ट्रिप्स पर फायर टेंडर को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए ताकि प्लेन लैंडिंग सुरक्षित हो सके। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में उनके भिवानी और बाशौद हवाई पट्टियों के दौरे के दौरान पायलट का प्रशिक्षण ले रहे युवाओं ने उन्हें कुछ समस्याएं बताई हैं। दुष्यंत ने इन प्रशिक्षणार्थियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा कई प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जा रहा है। भविष्य में प्रदेश में तेजी से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिसार में एलिवेटेड रोड के कार्य के प्रथम चरण को जल्दी आरंभ करें ताकि शहर को भारी ट्रैफिक से होने वाली परेशानियों से मुक्त किया जा सके। उन्होंने इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से तैयार करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि शहर में लगभग 723 करोड़ रुपए की लागत से 8.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड पुल का निर्माण किया जाएगा। अंबाला जिले के कई किसान केचुआ खाद का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके एक ओर जहां फसलों की पैदावार अधिक होती है तो वहीं किसानों को मुनाफा भी अधिक होता है। डहर गांव के रहने वाले किसान बंटी सिंह ने बताया कि वे पिछले 3 वर्षों से केचुआ खाद का उत्पादन कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र तेपला के वैज्ञानिकों द्वारा उन्हें समय समय पर जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। पहले वे इस खाद का प्रयोग गमले में करते थे, लेकिन अब अन्य किसानों के लिए खाद बना रहे हैं। किसान बंटी सिंह ने कहा कि आज उनकी 6 यूनिट काम कर रही हैं और उनका सालाना टर्नओवर लगभग 40 से 50 लाख रुपए तक है। लगभग 3 साल से मैं केंचुआ खाद उत्पादन कर रहा हूँ केंचुआ खाद का, और केवी के कृषि विज्ञान केंद्र तेपला अम्बाला के दिशा निर्देश में कर रहा हूँ। उन्होंने ही मेरे को स्टार्टिंग में 2 बेड से शुरुआत की थी। मैंने थोड़ा केंचुआ दिया था तो मैंने उसको यूज़ करके देखा अपने खेतों में, अपनी फसल में, गमले में, मतलब फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब चीज़ों में देखा तो उसके मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और मेरा टर्नओवर 40-50 लाख है तो उन सबको मिला के 1 CR से ऊपर है।
किसान अजय प्रताप सिंह और वीरेंद्र ने बताया कि वे भी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। इससे उनको काफ़ी मुनाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें अनेक सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपने खेतों में केचुआ खाद का उपयोग करने की अपील की। वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाए हुए हो गए और इसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो हमारे आसपास किसान हैं वो अच्छी तवज्जो दे रहे हैं वर्मी कंपोस्ट को। जैसे सरकार का है कि हम आय दुगनी करने का, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। पौध बो रहे हैं जीरी की, इसमें लोग बाग घेर रहे हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। गन्ने की बिजाई में घेर रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, बिजाई अच्छी हो रही है। हमने ऑर्गेनिक गेहूँ की थी, उसमें काफ़ी मतलब कोई फ़र्क नहीं है जी, 1-2 कुंटल का ही फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं आता है इसमें। कृषि वैज्ञानिक राजेंद्र सिंह ने बताया कि केचुआ खाद गाय और भैंस के गोबर से तैयार होती है। फसलों के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट के लिए अनुदान दिया जा रहा है। केचुआ खाद जो है ऑर्गेनिक खाद है जो कि गाय और भैंस के गोबर से तैयार की जाती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, आयरन सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसको खेत में मिलाते हैं तो खेत की ऑर्गेनिक कार्बन का स्टेटस बढ़ जाता है। हिंसा से प्रभावित राज्य मणिपुर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शांति बहाली की कोशिशें लगातार चल रही हैं। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान भी तेज हो गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन के मणिपुर दौरे पर इम्फाल में मौजूद हैं। आज यहां उनसे एक महिला प्रतिमंडल ने मुलाकात कर अपनी कुछ बातों को उनके सामने रखा। इस दौरान गृह मंत्री ने विभिन्न नागरिक समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों से विचार विमर्श किया। कल अमित शाह ने गृह मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्य परिषद के साथ बंद कमरे में राज्य की ताज़ा स्थिति को लेकर बैठक की थी, जिसमें राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाली के निर्णय लिए गए। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई, राहत उपयोगों में तेज़ी लाने और आम लोगों के लिए दैनिक आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने पर भी बल दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। देश में बेरोजगारी के ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक जनवरी-मार्च 2023 की अवधि में बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई है। एनएसओ के द्वारा किए गए ताज़ा सर्वे में मार्च 2023 तिमाही में बेरोजगारी की दर 6.8% रही, जबकि इसमें पिछली तिमाही में 7.2% के स्तर पर थी। इसी अवधि में पुरुष वर्ग में बेरोजगारी की दर 6% और महिलाओं के वर्ग में बेरोजगारी दर 9.2% दर्ज की गई। इससे पहले की तिमाही में पुरुष वर्ग की बेरोजगारी की दर 6.5% और महिलाओं के वर्ग में यह 9.5% पर थी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक जनवरी 2022 में बेरोजगारी की दर में लगातार कमी देखने में मिली है। जनवरी-मार्च 2022 में बेरोजगारी की दर 8.2% थी। कामगार श्रमिक अनुपात में ही बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके मुताबिक जनवरी-मार्च 2023 अवधि में देश में 45.2% जनता को रोजगार मिला हुआ है, जो इससे पहले की तिमाही में 44.7% पर था। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित डीडी न्यूज़ कॉन्क्लेव में महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने कहा कि खेलों के विकास में मोदी सरकार बड़ा योगदान दे रही है। बात है और जैसे कि 9 साल हो गए हैं तो उस चीज़ पे मैं पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। और रही बात स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो गवर्नमेंट ने बहुत स्पोर्ट्स का साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। आई रिमेम्बर पहले जब हम नेशनल मेडल जीतते थे तो इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करने के लिए कितना फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता था हर एथलीट के लिए, बट अभी ऐसा नहीं है। आप एक नेशनल मेडलिस्ट बन जाते हो तो आपको टॉप स्कीम में आपका नाम आता है। और अभी बहुत सारे खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, उसमें आप खेलो इंडिया स्कीम में आपका नाम आने से आपको मंथली स्टाइफंड मिलता है, ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट, सब आपको सब फैसिलिटीज़ मिल रही है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो आई थिंक ये एक तरफ से स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और ऐसे ही अगर हमें आगे भी ऐसे सपोर्ट मिलता रहा तो डेफिनेटली।
पीएलआई को लेकर एक अच्छी खबर आई है। सरकार के प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र समर्थन कार्यक्रम उद्यम उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का आकार 1,97,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता के मुकाबले 2,05,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके और बढ़ने की संभावना है क्योंकि कई और सेक्टर लाभ भी की मांग कर रहे हैं और प्रशासनिक मंत्री उनका समर्थन कर रहे हैं। फार्मा और अन्य उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले बेसिक केमिकल को सपोर्ट मिल रहा है। प्रोत्साहन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य क्षेत्रों में फर्नीचर, खिलौने, चमड़ा, जूते और साइकिल शामिल हैं। बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में अगले 5 साल के लिए 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजनाओं के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बनाने और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सर्जित करने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई थी। तभी से योजना में नए क्षेत्रों को जोड़ा गया और उनमें प्रोत्साहन का विस्तार किया गया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।